फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, ABM कॉलेज जमशेदपुर, कला यूनिवर्सिटी चावासा, समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए CC 13 पेपर लेबर एंड सोशल वेलफेयर लेकर के आया। इस पेपर में आज मेरा टॉपिक रहेगा कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। क्या टॉपिक है? भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। स्वतंत्रता के उपरांत श्रमिक समूह समाज में एक महत्वपूर्ण वर्ग बन करके उभरा था। आज़ादी के बाद श्रमिक समूह समाज में एक महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में उभरा। समाज का एक अति विशिष्ट हिस्सा होने और स्वतंत्रता पूर्व संचालित स्वतंत्रता आंदोलन में इन श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के वक्त संविधान के मूल हिस्से में इनके लिए यथेष्ट प्रावधान किया, ताकि पहले से इन शोषित वर्गों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय संविधान में उपबंधित श्रम संबंधी प्रावधानों को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत हम 3 बिंदु की चर्चा करना चाहेंगे। एक वो कि संविधान की प्रस्तावना में श्रम संबंधी प्रावधान क्या है। दूसरा, संविधान के मौलिक अधिकार में श्रम संबंधी प्रावधान किया गया। और तीसरा, राज्य के नीति निषेध तत्वों में क्या प्रावधान है। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत देखते हैं। प्रस्तावना में श्रम संबंधी प्रावधान जो किया गया है, तो उसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि श्रमिकों के आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि आप देखेंगे तो इसमें श्रमिकों के आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया और कल्याण शब्द को जोड़कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कल्याणकारी राज्य बनाया गया। यानी कि इसमें 2 शब्द जोड़ा गया, एक आर्थिक न्याय और दूसरा कल्याण को जोड़ा गया है। दूसरा देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में श्रम संबंधी प्रावधान। इसमें कहा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया। इसके अंतर्गत आप अनुच्छेद 14 से लेकर 24 तक श्रम संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 14 से लेकर के 24 तक आप देखेंगे। जैसे आर्टिकल 14 में है, इसके तहत विधि के समक्ष सबको समान महत्व प्रदान किया गया, चाहे वो साधारण नागरिक हो या श्रमिक। यानी कि विधि के समक्ष समान महत्व दिया गया आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 16 में है, इसके तहत लोक नियोजन के अवसर की समानता की बात की गई है, जहां धर्म, जाति, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर किसी भी तरह की भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 में देखेंगे, इस उपबंध द्वारा समाज में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। किसको? अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। ये तो समानता के अधिकार के तहत आपने आर्टिकल 14, 16 और 17 को देखा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे, संविधान के इस खंड में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के बीच श्रमिकों को अन्य नागरिकों के साथ स्वतंत्रता का अधिकार भी उपलब्ध करवाया गया। अनुच्छेद 19 में इसके तहत वाक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्वक बिना हथियार किए सभा एवं धरना का अधिकार भी दिया गया है। साथ ही संविधान की सीमा के भीतर समिति बनाने या संगठन बनाने का भी अधिकार इसको दिया गया है। श्रमिकों को जातीय संरचना और समाज के पारंपरिक बचाव से मुक्त होकर अपना पेशा चुनने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। अगला देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के तहत इसमें श्रमिकों एवं आम नागरिकों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 में प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत कि सभी प्रकार के बलात् श्रम, बेगारी, बाल श्रम और मजदूरों के क्रय विक्रय को निषिद्ध किया गया। ये अनुच्छेद 23 में किया गया। जबकि अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित करते हुए किसी भी खतरनाक कार्य पर 14 साल से कम उम्र के बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया।
तो दो चीज़ें आ गई, बंधुआ मजदूरों को प्रतिबंधित करने की बात आ गई और 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को कार्य पर लगाने पर भी रोक लगा दी गई। ये तो मौलिक अधिकार के तहत आपने देखा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार में कहाँ कहाँ इसके लिए प्रावधान किया गया। जबकि नीति निर्देशक तत्व में श्रम संबंधी प्रावधान को यदि देखते हैं तो इसके अंतर्गत संविधान के इस खंड में वर्णित प्रावधान को न्यायालय के द्वारा लागू तो नहीं करवाया जा सकता, फिर भी देश की शासन व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें दिए गए निर्देशों के अंतर्गत राज्य अपनी नीति का निर्धारण करता है एवं कल्याणकारी उद्देश्य को पूरा करने हेतु आवश्यक योजनाओं को भी शामिल करता है। इसके अंतर्गत देखेंगे आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में आप देखते हैं कि राज्य अपने नीति निर्धारण में श्रमिकों के कल्याण का विशेष ध्यान रखेगा। स्पष्ट रूप से कहा गया, राज्य अपने नीति निर्धारण में किसका महत्व रखेगा, विशेष ध्यान रखेगा, श्रमिकों के कल्याण का। अनुच्छेद 39 इसके अंतर्गत यह निर्देश दिया गया कि राज्य अपनी नीति का संचालन करते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रण न, जो आर्थिक संसाधन है उसका संकेंद्रण यानी एक ही जगह केंद्रित नहीं हो, इस बात का भी ख्याल रखें। जबकि अनुच्छेद 39 घ में 39D में प्रावधान किया गया है कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य हेतु समान वेतन देने का निर्देश दिया गया। 39E में दिया गया, 39E में दिया गया है, प्रावधान किया गया श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी नीति बनाएगी इसे संचालित करेगी। सरकार क्या बनाएगी, स्वास्थ्य संबंधी नीति भी बनाएगी, इसका प्रोविजन इसके अंतर्गत किया गया। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 39F में क्या दिया गया है कि बाल श्रमिकों को कार्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। किसको, बाल श्रमिकों को कार्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया और उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उनसे आवश्यकता से अधिक या घृणित एवं भारी कार्य नहीं कराई जाए, इसका भी प्रोविजन किया गया है 39F में। आर्टिकल 41 में 41 में इस अनुच्छेद के तहत राज्य अपनी अधिक आर्थिक क्षमता एवं राज्य का विकास करे। राज्य क्या करे, अपनी आर्थिक क्षमता एवं राज्य का विकास करे, शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर उपलब्ध करवाएं, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं अयोग्यता होने पर सबको आर्थिक सहायता प्रदान करें। किन स्थितियों में, यदि बेरोजगार है, बुढ़ापा है, बीमारी है एवं अयोग्यता है, इन स्थितियों में सबको वो क्या करेगा, आर्थिक सहयोग प्रदान करें। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 में क्या प्रोविजन है कि राज्य सरकार श्रमिकों को न्याय संगत एवं मानवीय कार्य की दशाएं उपलब्ध कराए एवं महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ उपलब्ध करवाने की भी बात की गई। मातृत्व लाभ, महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ मिले, ये अनुच्छेद 42 में है। और राज्य सरकार इन श्रमिकों के लिए जो भी उपबंध करें, श्रमिकों के न्याय संगत एवं मानवीय कार्य की दशाएं उपलब्ध करने के लिए भी इसमें चर्चा किया गया। जबकि आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में मजदूरों को स्वपरिवार मानवीय एवं गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के हेतु अधिक मजदूरी, अवकाश तथा अवकाश के उपयोग की बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने की बात कही गई। यानी कि जो मजदूर है उसको स्वपरिवार क्या हो, मानवीय एवं गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, अधिक मजदूरी मिले, अवकाश मिले और अवकाश का उपभोग की बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध करने की भी चर्चा की गई। जबकि अनुच्छेद 43A आर्टिकल 43A में जो उपबंध किया गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। जो उद्योग में जो प्रबंधन होते हैं उसमें श्रमिकों की भी क्या होनी चाहिए, सहभागिता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में प्रोविजन है सरकार बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा कहा भी गया, बनाया भी गया नियम जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू है। निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा जो है वो लागू भी किया गया। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 47। इसमें प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वो लोक स्वास्थ्य हेतु आहार एवं रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यानी कि लोक स्वास्थ्य हेतु, समूह के स्वास्थ्य हेतु वो आहार एवं रहन सहन के स्तर को क्या करें, बेहतर बनाने का प्रयास करें। यदि इन सारे श्रम प्रावधानों को आप देखेंगे तो निष्कर्ष के रूप में
हम कह सकते हैं कि श्रमिक अथवा नागरिकों के लिए हमारे संविधान में व्यापक प्रावधान नहीं थे। यानी बहुत ज़्यादा प्रावधान किया गया है व्यापक रूप से, जिनके माध्यम से भारतीय श्रमिकों के कल्याण में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। भारतीय श्रमिकों के कल्याण में काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अंगीकार क्लेश रहित श्रमिक वर्ग द्वारा ही किया जा सकता है। जब तक श्रमिक खुश नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक आदि दृष्टि से संपन्न इसको बनाया जाए और जो संविधान में वर्णित उपबंध है उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण खुशहाल श्रमिक के से ही संभव है। खुशहाल भारत का निर्माण कैसे संभव है? खुशहाल श्रमिक से ही। तो इस तरह से आपने देखा कि श्रमिकों के लिए कितना ज़्यादा प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। इन प्रावधानों को भारतीय संविधान में जो श्रमिकों के लिए जो प्रावधान किया गया है इसको सही रूप से क्रियान्वित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से श्रमिकों का बहुत सारा कल्याण हो सकता है। आज यहीं तक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।